नमस्ते प्यारे बच्चों, अब हम जानेंगे वहन तंत्र के बारे में। तो देखिए, इसी के अन्य नाम है परिवहन, संचरण या वहन। तो देखिए, वह जैव प्रक्रम जिसके द्वारा सजीवों में पाचित भोजन, ऑक्सीजन तथा अन्य उपयोगी पदार्थ शरीर की प्रत्येक कोशिका तक पहुंचाए जाते हैं, परिवहन कहलाता है। यानी ऐसा जैव प्रक्रम जिसके द्वारा जो सजीवों में जो पाचित भोजन है, ऑक्सीजन है और जो अन्य उपयोगी पदार्थ हैं वो शरीर की प्रत्येक कोशिका या प्रत्येक भाग तक पहुंचाए जाते हैं, परिवहन कहलाता है। ये तो बात की हमने वहन क्या होता है। अब देखिए मानव परिवहन तंत्र। मानव में परिवहन किस प्रकार होता है, इसके लिए कौन सी व्यवस्था है। तो देखिए, मानव परिवहन तंत्र मनुष्य में वे सभी अंग जो सम्मिलित होकर पाचित भोजन, ऑक्सीजन तथा अन्य उपयोगी पदार्थों का परिवहन करते हैं तथा उत्सर्जी पदार्थों जैसे नाइट्रोजन वर्ज्य पदार्थ आदि के उत्सर्जन में सहायक होते हैं, मानव परिवहन तंत्र कहलाता है। तो मानव परिवहन तंत्र किसे कहेंगे, यानी मनुष्य में वे सभी अंग जो सम्मिलित होकर मानव में परिवहन का कार्य करते हैं, मानव परिवहन तंत्र कहलाते हैं। मानव वहन तंत्र के मुख्य घटक निम्न है। अब मानव में परिवहन का कार्य कौन करता है, देखिए 3 है। पहला है रक्त यानी खून, दूसरा है हृदय, तीसरा है रुधिर वाहिकाएं। इनके अलावा एक अन्य द्रव्य है जिसे लसिका कहते हैं। तो इन्हीं के बारे में हम जानेंगे। तो देखिए, पहला है रक्त, मानव वहन तंत्र के मुख्य घटक। अगर पूछा जाए मानव वहन तंत्र के मुख्य घटकों के नाम लिखिए, तब आपको इनके नाम ही लिखने केवल, जैसे रक्त, हृदय, रुधिर वाहिकाएं, धमनी और शिरा। अब रक्त को देखिए, रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है। रक्त में आरबीसी, डब्ल्यूबीसी तथा प्लेटलेट्स यानी बिंदुअणु होते हैं। रक्त क्या है, एक तरल संयोजी ऊतक क्या होते हैं, इनको हम अलग वीडियो में पढ़ाएंगे। तो रक्त में आरबीसी होती है, डब्ल्यूबीसी होती है और प्लेटलेट्स जिन्हें बिंदुअणु भी कहते हैं। रुधिर के तरल भाग को प्लाज्मा कहा जाता है। जो रुधिर का तरल भाग है इसे प्लाज्मा कहा जाता है। रक्त का मुख्य कार्य ऑक्सीजन तथा पाचित भोजन का वहन करना है। हमने तो केवल इसमें यही पढ़ना था कि यह किसका वहन करता है। तो रक्त का मुख्य कार्य ऑक्सीजन तथा पाचित भोजन का वहन करना है। तो इस कार्य को याद रखना। अब देखिए वहन तंत्र का दूसरा घटक हृदय। मानव हृदय एक पेशी अंग है। यह हमारी मुट्ठी के आकार का होता है। जो मानव हृदय है ये कैसा होता है, हमारी मुट्ठी के आकार का होता है और ये एक पेशी अंग है, यानी पेशियों से बना है। हृदय का कार्य रुधिर का पंप करना है। मानव हृदय की संरचना में 4 प्रकोष्ठ होते हैं, यानी 4 कक्षों में बटा होता है। एक बायां आलिंद, एक बायां निलय, एक दायां आलिंद, दायां निलय। अब देखिए हृदय कार्यविधि, ये किस प्रकार कार्य करता है। हृदय की कार्यविधि, फुफ्फुस यानी फेफड़े से ऑक्सीजन युक्त रुधिर बाएं आलिंद में प्रवेश करता है। इससे पहले हमने जाना था फुफ्फुस में श्वसन क्रिया। अब फुफ्फुस जो ऑक्सीजन युक्त रुधिर है वो बाएं आलिंद में प्रवेश करता है और बाएं आलिंद के संकोचन से रुधिर बाएं नेले में आ जाता है। बाएं आलिंद में आ गया और बाएं आलिंद में संकुचन हुआ तो रुधिर बाएं नेले में आ गया, जहाँ से महाधमनी द्वारा शरीर की सभी कोशिकाओं तक पहुँचाया जाता है। जहाँ से ऑक्सीजन युक्त रुधिर महाधमनी द्वारा शरीर की सभी कोशिकाओं तक पहुँचाया जाता है। एक है महाधमनी, एक है महाशिरा। महाधमनी ने शरीर सभी कोशिकाओं तक रक्त पहुँचाया, वो भी शुद्ध यानी ऑक्सीजन युक्त। अब देखिए महाशिरा। महाशिरा शरीर से CO2 युक्त रुधिर यानी विऑक्सीजनित रुधिर एकत्रित करके दाएं आलिंद में पहुंचाती है। दाएं आलिंद के संकुचन से रुधिर दाएं नेले में प्रवेश करता है। महाशिरा ने क्या किया, जो शरीर के सभी भाग हैं उनसे विऑक्सीजनित रुधिर यानी CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रुधिर को एकत्रित किया और दाएं आलिंद में पहुंचाया। दाएं आलिंद के संकुचन से रुधिर दाएं नेले में प्रवेश करता है। अब देखिए आगे, ये मानव हृदय का चित्र है। ये आपको अच्छे से बनाना आना चाहिए, इसकी प्रैक्टिस करना। देखिए मानव हृदय में क्या हुआ, सबसे पहले रक्त आया बाएं आलिंद में फुफ्फुस से, इसके बाद इसके संकुचन से बाएं नेले में गया। बाएं नेले से महाधमनी ने शरीर सभी भागों में ऑक्सीजन युक्त रुधिर भेजा। अब महाशिरा शरीर के सभी भागों से CO2 युक्त रुधिर एकत्रित करके दाएं आलिंद में पहुंचाती है। दाएं आलिंद के संकुचन से दाएं नेले में जाता है। अब दाएं नेले से रक्त फेफड़ों में भेज दिया जाता है। अब देखिए ये चित्र आपको बनाना है। दाएं नेले के प्रसार से विऑक्सीजनित रुधिर
ऑक्सीकरण हेतु फुफ्फुस में भेज दिया जाता है। अब दाहिने के प्रसार से बी ऑक्सीजनित रुधिर ऑक्सीकरण हेतु फुफ्फुस में यानी फेफड़ों में भेज दिया जाता है, जहाँ से ऑक्सीकृत रुधिर बाएं आलिंद में आ जाता है। अब यहाँ से दोबारा ऑक्सीकृत रुधिर कहाँ आएगा? बाएं आलिंद में। मानव हृदय में रुधिर हृदय से 2 बार गुजरता है, जिसके कारण इसे दोहरा परिसंचरण कहते हैं। मानव हृदय में रुधिर हृदय से 2 बार गुजरता है, इसलिए इसे दोहरा परिसंचरण कहते हैं और इस व्यवस्था को कहेंगे दोहरा परिसंचरण तंत्र। अभी तक हमने जाना मानव हृदय और इसकी कार्यविधि। अब देखिए रुधिर वाहिकाएं। तीसरा है मानव वेन तंत्र का घटक रुधिर वाहिकाएं। मनुष्य में मुख्य निम्न रुधिर वाहिकाएं पाई जाती हैं। एक है धमनी, एक है सिरा। धमनी वे रुधिर वाहिकाएं जो रुधिर को हृदय से शरीर के सभी अन्य भागों तक ले जाती हैं, धमनियां कहलाती हैं। यानी ऐसी रुधिर वाहिकाएं जो रुधिर यानी रक्त को हृदय से शरीर के सभी अन्य भागों तक ले जाती हैं, धमनियां कहलाती हैं। धमनी की भित्ति मोटी तथा लचीली होती है, क्योंकि हृदय से रुधिर उच्च दाब पर धमनी में प्रवेश करता है। धमनी की भित्ति मोटी होती है क्योंकि यह हृदय से जो रुधिर है यह उच्च दाब पर धमनी में प्रवेश करता है, इसलिए इसके वेग को सहन करने के लिए धमनियां मोटी होती हैं। अब दूसरा है सिरा। सिरा को देखिए, वे रुधिर वाहिकाएं जो शरीर के विभिन्न अंगों से रुधिर एकत्रित करके वापस हृदय में लाती हैं या हृदय तक लाती हैं, सिराएं कहलाती हैं। यानी ऐसी रुधिर वाहिकाएं जो शरीर के विभिन्न भागों से या विभिन्न अंगों से रक्त को एकत्रित करके वापस हृदय में लाती हैं, क्या कहलाती हैं? सिराएं। सिराओं की भित्ति अपेक्षाकृत पतली होती है, धमनियों की भित्ति मोटी यानी कि भित्ति पतली। सिराओं में रुधिर को एक ही दिशा में प्रवाहित करने के लिए वाल्व होते हैं। देखो अभी हमने जाना है धमनी और सिरा। अगर इनमें अंतर पूछे तो आपको ये लिख देना है, एक तरफ धमनी एक तरफ सिरा। अब देखिए रुधिर वाहिकाओं में तीसरा पॉइंट है केशिकाएं। ये भी एक प्रकार की रुधिर वाहिकाएं। किसी अंग या ऊतक तक पहुंचकर धमनी उत्तरोत्तर छोटी छोटी वाहिकाओं में विभाजित हो जाती है, जिससे सभी कोशिकाओं में रुधिर का संपर्क हो सके। जो धमनियां हैं ये किसी अंग या ऊतक तक पहुंचकर छोटी छोटी वाहिकाओं में विभाजित हो जाती हैं, जिससे सभी कोशिकाओं तक रक्त पहुंचा जा सके। इन्हीं वाहिकाओं को केशिका कहा जाता है। जो धमनी छोटी छोटी वाहिकाओं में बटी है, इन्हीं वाहिकाओं क्या कहते हैं? केशिका। केशिकाओं की भित्ति एक कोश के मोटी होती है, यानी जो केशिकाओं की भित्ति है ये एक कोश के बराबर मोटी होती है, यानी पतली होती है। रुधिर एवं आसपास की केशिकाओं के मध्य पदार्थों का विनिमय इस पतली भित्ति के द्वारा ही होता है। जो रक्त है और इसके आसपास की जो केशिकाएं, इनके मध्य पदार्थों का विनिमय इस पतली भित्ति के द्वारा ही होता है। केशिकाएं जुड़कर सिराएं बनाती हैं। इस प्रकार ये रुधिर को अंग या ऊतक से दूर ले जाती हैं, क्योंकि सिराएं रक्त को एकत्रित करेंगी और हृदय तक पहुंचाएंगी। धमनी तो विभाजित होकर केशिकाओं में बदली, अब केशिकाएं आपस में जोड़कर सिराएं बनाती हैं। अभी तक हमने रुधिर वाहिकाएं जाना था, धमनी, सिरा और केशिकाएं। अब देखिए कुछ पॉइंट्स हैं जैसे प्लेटलेट्स। तो देखिए रक्त में प्लेटलेट्स नामक कोशिकाएं होती हैं जो चोट लगने पर रक्तस्राव के स्थान पर रुधिर का थक्का बनाकर मार्ग अवरुद्ध कर देती हैं और रक्तस्राव बंद हो जाता है। जो हमारा रक्त है, खून, इसमें प्लेटलेट नामक कोशिकाएं होती हैं। ये कोशिकाएं क्या करती हैं? ये चोट लगने पर जो रक्तस्राव का स्थान है जहाँ से खून निकल रहा है वहाँ पर रुधिर का यानी रक्त का थक्का बनाएंगी और उस मार्ग को अवरुद्ध कर देंगी, जिससे रक्त बाहर नहीं निकले और रक्तस्राव बंद हो जाए। अब सोचो प्लेटलेट्स नहीं हो तो क्या होगा? जैसे ही शरीर में कोई चोट लगी तो लगातार खून बहता रहेगा और उस व्यक्ति की मृत्यु हो सकती है। तो प्लेटलेट्स यही काम करता है कि रक्त का थक्का बनाने का काम करता है। अब देखिए अगला पॉइंट है लसिका। लसिका भी वहन करता है, इसलिए इसको पढ़ेंगे। लसिका केशिकाओं की भित्ति में उपस्थित छिद्रों द्वारा कुछ प्लाज्मा, प्रोटीन तथा रुधिर कोशिकाएं बाहर निकलकर ऊतक के अंतरकोश के अवकाश में आ जाते हैं तथा एक तरल ऊतक का निर्माण करते हैं, जिसे लसिका कहा जाता है। लसिकाएं क्या होती हैं? जो केशिकाओं की भित्ति में उपस्थित छिद्र हैं, इन छिद्रों द्वारा कुछ प्लाज्मा, कुछ प्रोटीन तथा रुधिर कोशिकाएं बाहर निकलकर ऊतक के अंतरकोश के अवकाश में आ जाते हैं तथा एक तरल ऊतक का निर्माण करते हैं, जिसे लसिका कहा जाता है। इसे ऊतक तरल भी कहते हैं क्योंकि ये तरल ऊतक का निर्माण कर रही है।
यह रुधिर के प्लाज्मा की तरह ही होती है, परंतु ये रंगीन होती है। लसिका के बारे में पूछा जाए तब आपको ये विस्तार से लिखना है। एवं इसमें अल्प मात्रा में प्रोटीन होता है। जो लसिका है, जैसे रक्त में प्लाज्मा होती है, ये इसी प्रकार की होती है, लेकिन ये रंगीन होती है। प्लाज्मा हल्का पीला होता है एवं इसमें अल्प मात्रा में प्रोटीन होता है, क्योंकि प्रोटीन भी छिद्रों द्वारा आया है। अब देखिए, लसिका अंतरकोश के अवकाश से लसिका केशिकाओं में चला जाता है। जो लसिका है यानी तरल ऊतक, ये अंतरकोश के अवकाश से लसिका केशिकाओं में चला जाता है, जो आपस में मिलकर बड़ी लसिका वाहिकाएं बनाती हैं और अंत में बड़ी शिरा में खुलती हैं। देखो, लसिका अंतरकोश के अवकाश से लसिका केशिकाओं में चला गया, जो आपस में मिलकर बड़ी लसिका वाहिकाएं बनाएंगी और ये अंत में बड़ी शिरा में खुलती हैं। अब देखिए लसिका का कार्य। लसिका द्वारा पाचित वसा का वहन होता है। अतिरिक्त तरल को बाह्य कोश के अवकाश से वापस रुधिर में भेज दिया जाता है। जो लसिका है, ये पाचित वसा का वहन करती है और लसिका द्वारा ही अतिरिक्त तरल को, जो अतिरिक्त तरल है, उसको बाह्य कोश के अवकाश से वापस रुधिर में भेज देती है। अभी तक हमने जाना है वहन क्या होता है और मानव में परिवहन तंत्र या वहन तंत्र। इसके मुख्य घटक रक्त यानी रुधिर और मानव हृदय और रुधिर वाहिकाएं। इसमें भी 3 पॉइंट, धमनी, शिरा और केशिकाएं। इसके अलावा हमने 2 पॉइंट्स जाने, प्लेटलेट्स, दूसरा है लसिका, लसिका द्वारा वहन। इसमें सभी महत्वपूर्ण है, लेकिन मानव हृदय अधिक महत्वपूर्ण है। उसका चित्र भी याद रखना, उसकी कार्यविधि भी याद रखना। तो बच्चों, अगर आपको कोई डाउट या प्रॉब्लम हो तो कमेंट करें। तो बच्चों, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।